नमस्कार। स्वागत है आप लोग का आपके YouTube चैनल एजुकेशन थेरेपी में। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 3 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 3 हमारा है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो इस पाठ के हम जो अभ्यास प्रश्न है यानी एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF फाइल्स आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ जितने भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं इस चैनल पे वो सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 की जो भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं वो सब कुछ आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। साथ साथ प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल जो वीडियोस हैं वो भी आपको चैनल पे अवेलेबल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो ऑलरेडी मैंने टिक मार दिया है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करते चलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? तो जो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाएगा उसके अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होगा। तो पानी, बर्फ, भाप और ऑक्सीजन, इनमें से ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। पानी हमारा द्रव होता है, भाप हमारा गैस होता है, ऑक्सीजन हमारा गैस अवस्था में पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ठोस क्या पाया जाएगा? बर्फ। तो बर्फ हमारा सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगला है हमारा धावन सोडा। तो धावन सोडा को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, यानी जो सर्फ होता है हमारा जिससे हम कपड़े धोते हैं उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। Na2CO3 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। एक होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा का जो नाम होता है, रासायनिक नाम, वो क्या होता है? वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, या बेकिंग पाउडर जो कहते हैं उसी से बनता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है हमारा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। तो ये हमारा सही सूत्र है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है इनमें से, निम्न में से, या कह सकते हैं इनमें से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है, यानी सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन है इन चारों विकल्पों में से? तो नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, उसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, इन सभी से नाइट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा प्रबल होता है। इसके बाद अगला देखते हैं। यह है इनमें से कौन सूचक, या जिसको सूचक को इंग्लिश में हम इंडिकेटर कहते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सूचक नहीं है, यानी सूचक कौन नहीं है, यानी ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा हम क्षार और अम्ल का पता ना कर सकें। तो एंटाएसिड एक ऐसा पदार्थ है इन निम्न में से जिससे हम क्षार और अम्ल का पता नहीं कर सकते। लाल लिटमस पेपर से हम पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ क्षारीय है कि नहीं है। मिथाइल ऑरेंज से हम क्षार और एसिड का पता कर सकते हैं। जो फिनॉक्थिलीन है इससे भी हम क्षार का पता कर सकते हैं। फिनॉक्थिलीन एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर हो गए, लेकिन एंटाएसिड हमारा किसी भी तरह का सूचक या इंडिकेटर नहीं है। इसके बाद अगला आते हैं सेकंड प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ भी ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, बट एक बार हम पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। तो पहला है तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो तत्व क्या है? सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। अगला है कम से कम दो तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। कोई भी दो तत्व जब आपस में मिलते हैं एक निश्चित मात्रा में तब वो यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का
मान क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है, होता है बट वो इतना ही बल होता है कि उसको अगर हम ना भी माने तो भी चलेगा। इसके बाद जल की 3 अवस्थाएं, तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। अगला देखिए, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। भस्म का स्वाद कड़वा तथा कसैला होता है। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाता है, क्षार बनाता है, यानी बेस बनाता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और साथ साथ एक चीज और निकलती है, वो क्या निकलती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके अपना उत्तर देंगे। मैंने क्या पूछा है, एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो बनता है लवण और एक बनता है जल। एक चीज और बनती है या निकलती है, वो क्या चीज है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका जवाब देंगे। गलत सही जो भी हो वो अलग बात है, बट अटेम्प्ट जरूर करिएगा जो प्रश्न मैंने पूछा है इसका जवाब देने का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। जो कथन सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का। तो चलिए पहला देखते हैं। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सही है, अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, गलत। तत्व क्या होते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं, तो ये गलत है। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, गलत है। अंतराणुक स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान कहते हैं उसे हम। इसके बाद आगे देखते हैं। चांदी, चांदी का रासायनिक सूत्र है Ag या प्रतीक कहते हैं Ag। तो चांदी का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। तो अर्जेंटम के कारण ही इसका जो सिंबल है वो प्रतीक है वो Ag लिखा गया है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, तो ये भी सही है, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एक अणु तभी बनता है जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु एक साथ होंगे, तभी हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, तो गलत। रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई नया परमाणु नहीं जुड़ता। जो परमाणु पहले से मौजूद होते हैं वही परमाणु जुड़ते हैं, बस वो अलग बात है कि वो परमाणु कभी किसी से जुड़ जाएगा, पहले किसी से जुड़ा हुआ था, बाद में किसी और से जुड़ जाएगा, लेकिन वो परमाणु वही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से सही कथन छांट कर लिखिए। तो जो कथन सही है बस उसको हमको टिक कर देना है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सही है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, गलत। सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। फिनोल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, एकदम सही है। इसको याद करने का तरीका है, देखिए फिनोल्फ्थलीन का रंग, फिनोल्फ्थलीन किससे रिएक्ट करता है, सिर्फ बेस थे। तो फिनोल्फ्थलीन को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो पी से शुरू होगा, तो इसको पी लिख दीजिए। अब किसके साथ रिएक्ट करता है, क्षार। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बेस का पहला अक्षर क्या है, बी, बी लिख दिए। और रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी। गुलाबी को इंग्लिश में पिंक कहते हैं और पिंक का पहला अक्षर है पी। तो आप ऐसे याद रख लीजिए, पीबीपी, पीबीपी ऐसे याद रख लीजिए। तो पहले पी से हमारा फिनोल्फ्थलीन हो गया, बी से हमारा बेस हो गया और पी से हमारा गुलाबी हो गया। यानी फिनोल्फ्थलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक रंग देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, तो साबुन में हमारे क्षारीय गुण होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। अब सही बात करें तो जो क्षारीय गुण होता है वो डिटर्जेंट में होता है, यानी कपड़े वाले साबुन में होता है। जो साबुन हम लगाते हैं वो क्षारीय गुण का नहीं होता, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टिक नहीं लगा है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो सही है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, तो सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न।
5वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो तत्व है हमारा हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, क्रोमियम। इन सभी का हमको जो रासायनिक प्रतीक है या संकेत है वो लिखना है। तो हीलियम का होता है He, आर्गन का होता है Ar, चांदी का होता है Ag, सोडियम का होता है Na, पोटेशियम का होता है K, बेरियम का होता है Ba और क्रोमियम का होता है Cr। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ पे तत्व के प्रतीक दिए हुए हैं और उनका हमें नाम लिखना है। तो चलिए सभी का नाम देख लेते हैं। Na को हम सोडियम कहते हैं, अभी आपने ऊपर ही देखा। C को हम कार्बन कहते हैं, Br को ब्रोमीन कहते हैं, Mn को मैंगनीज कहते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं, Au को गोल्ड कहते हैं, Ba को बेरियम कहते हैं। आगे Ca को हम कैल्शियम कहते हैं, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गए नाम, जो भी प्रतीक दिए थे उन प्रतीकों के नाम हैं ये। इसके बाद 7वां प्रश्न, 7वां कह रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन कौन तत्व शामिल हैं। हमको ये बताना है कि ये जो सूत्र लिखा है, जितने भी सूत्र लिखे हैं, इनमें कौन कौन तत्व शामिल हैं, यानी किस किस तत्व से मिलके ये यौगिक बना है, हमको ये बताना है बस। यानी उनका सिर्फ नाम बताना है, कितने परमाणु हैं ये नहीं बताना है, सिर्फ नाम बताना है। तो CaCl2 है, तो Ca का मतलब कैल्शियम और Cl2 का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। अगर पूछा जाए कि कैल्शियम यानी Ca के कितने एटम हैं, तो यहाँ पे कहा जाएगा 1, ठीक, और Cl2 के कितने एटम हैं, तो कहा जाएगा 2। यानी क्लोरीन के कितने एटम हैं, तो वो कहा जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए Al2 ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइस, तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, Al मतलब एल्युमिनियम, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। MgO, तो Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्सीजन। P2O5, तो P2 का मतलब फास्फोरस, यानी P का मतलब फास्फोरस और O का मतलब ऑक्सीजन। CaCO3, तो Ca का मतलब कैल्शियम, C का मतलब कार्बन और O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन। C6H12O6, तो C6 यानी C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। CO2, तो यहाँ पे C का मतलब कार्बन और O का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे जो यौगिक हमको दिए गए थे, वो यौगिक किन किन तत्वों से मिलके बने हैं वो हमने यहाँ पे जाना। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संक्षेप में उत्तर दीजिए। यानी हमको प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर हमें बहुत छोटे ही तौर पे देना है, बहुत बड़ा उत्तर नहीं देना है। तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं। तो यौगिक है हमारा NaOH, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो एक तो है हमारा सोडियम और दूसरा है O फॉर ऑक्सीजन और H फॉर हमारा हाइड्रोजन। तो इसमें सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। इसके बाद अगला है, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है। चलिए इसका कारण बताना है। तो ठोस पदार्थ किस प्रकार भिन्न है, इसका उत्तर देख लीजिए। ठोस पदार्थ के अणु द्रव एवं गैस की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसके बाद एक और कारण देखते हैं, ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। किंतु गैस की जो है ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आकार निश्चित होता है, या कह सकते हैं ना ही आयतन निश्चित होता है। आकार और आकृति एक ही है, ठीक है, तो आयतन और आकृति दोनों निश्चित नहीं होती। तो ये अंतर है हमारा ठोस, द्रव और गैस में। इसके बाद रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है, यानी जो रासायनिक तत्व के हम प्रतीक उपयोग करते हैं उनका लाभ क्या है। जैसा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए H हम लिखते हैं, तो उसका क्या लाभ है। तो चलिए लाभ देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व
तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। ठीक है, तो रिएक्शन लिखने में, रिएक्शन को समझने में, पढ़ने में ये, और रिएक्शन हमारा छोटा हो जाता है। अगर हाइड्रोजन पूरा लिखना हो तो बहुत बड़ा शब्द लिखना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह सिर्फ H लिख दें तो बहुत कम जगह लगेगी हमारी। ठीक है, और हमको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रतीक का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला देखिए, H2 और 2H में क्या अंतर है। H2 तथा 2H में क्या अंतर है। देखिए, H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, H2 का मतलब हाइड्रोजन का एक अणु। अब H2 का मतलब हाइड्रोजन का एक अणु होता है, इसीलिए हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। जबकि अगर 2H की बात करें तो 2H का प्रयोग हम हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, 2H का मतलब कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन H2 का मतलब हाइड्रोजन का एक अणु है। चलिए अगला देखते हैं, अम्ल क्या है, व्हाट इज एसिड। ठीक है, देखिए अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में तो खट्टे होते हैं, जो चीज़ें भी स्वाद में खट्टी मिले वो अम्ल होती हैं। लेकिन हर चीज़ को तो हम टेस्ट करके जान नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एसिड को टेस्ट कर लिया तो हो सकता है जो प्रबल एसिड होंगे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, चखते नहीं हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उससे हम इंडिकेटर के द्वारा टेस्ट कर लेते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। आगे देखते हैं, इसी में पानी में घुलकर ये क्या करते हैं, अम्ल जो है, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जब पानी में घुलते हैं ना तो H+ आयन देते हैं। आयन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझा दूंगा। नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, क्षार से क्रिया करके, अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण तथा पानी बनाता है, और साथ साथ ऊष्मा भी निकालता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या फिर हमारा HCl, या फिर हमारा नाइट्रिक अम्ल, या जिसको HNO3 कहते हैं। ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, अम्ल एवं क्षारक को पहचानने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। जैसे नीले तथा लाल रंग वाला जो लिटमस पत्र होता है, पेपर होता है, तथा गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती हैं, ये प्राकृतिक, या हल्दी हो गया, ये सब क्या प्राकृतिक रूप से सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इनको। अब नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। लाल लिटमस पेपर, अब एक चीज़ और, नीले लिटमस पेपर को अगर आप अम्ल में डुबोते हैं तो वो लाल हो जाता है, लेकिन उसी नीले लिटमस पेपर को आप क्षार में डुबोएंगे तो कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार जब लाल लिटमस पेपर को क्षार के विलयन में डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है, लेकिन इसी लाल लिटमस पेपर को जब आप अम्ल में डुबोएंगे तो वो कोई भी रंग परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है, तो शब्दों को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके बाद इसी प्रकार गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती हैं, ये अम्लीय विलयन को क्या करती हैं, गहरा गुलाबी कर देती हैं, और क्षारीय विलयन को हरा कर देती हैं। और जो हल्दी होता है वो अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्षार के साथ वो रिएक्ट करता है, और जो रंग होता है उसको गहरा गुलाबी या एक तरह से कह सकते हैं लाल कर देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, क्षार या अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। चलिए देखते हैं इसको। अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण का मतलब न्यूट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं। यानी इतना जान लीजिए कि अगर प्रबल अम्ल है उसी मात्रा में, जैसे 1 लीटर प्रबल अम्ल है, 1 लीटर प्रबल क्षार है, दोनों को मिला दीजिए तो आपका जो चीज़ बन के तैयार होगा वो होगा लवण, जिसको हम उदासीन कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं जिसे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। यानी जो भी चीज़ें यहाँ पे हमको दी हुई हैं
जैसे नींबू का रस, कास्टिक सोडा, बुझा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन सभी को हमको अलग अलग करना है कि इन सभी में से अम्ल कौन कौन है, क्षार कौन कौन है और लवण कौन कौन है। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे उत्तर में सब कुछ लिखा हुआ है। अम्ल की बात करें तो नींबू का रस, सिरका, इमली का रस, ये सब खट्टे होते हैं, तो ये अम्ल हो गए। क्षार की बात करें तो क्षार में हमारे बुझा चूना, जिंक ऑक्साइड और कास्टिक सोडा मतलब NaOH, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हमारे बेस हो गए यानी क्षार हो गए। और लवण की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारे क्या हो गए, लवण हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते, आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है, यानी नीचे हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, इससे क्या बनेगा। तो NaOH प्लस HCl से हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा देखिए NaOH क्या है, क्षार है, HCl क्या है, हमारा अम्ल है। तो जाहिर सी बात है लवण बनेगा, तो NaCl बन गया, ये हमारा लवण कहलाता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। और क्या बन गया, जल बन गया, पानी यानी H2O बन गया, प्लस हीट भी निकलेगा। इसके बाद अगला देखते हैं, तो Na प्लस Cl क्या बनेगा, Na प्लस Cl NaCl बनेगा यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी लवण ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अभ्यास प्रश्न थे, सारे अभ्यास प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए। आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं, जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।